चैप्टर क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। देखो चैप्टर की इंट्रोडक्शन वही है जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो। क्या सबसे पहले आपके पास मैटर क्या होता है? पहला क्या आपके पास कि आखिर मैटर होता क्या है? क्या होता है मैटर? कोई भी चीज जो कोई जिसके पास कोई ना कोई मास हो और वो स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करे। मॉलिक्यूल से बनी ही हो, कोई भी चीज जो क्या हो उसका एक वजन हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, वो मेरे पास क्या होती है? मैटर। तो एनीथिंग दैट occupy space and has mass is called मैटर। उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, एक मास हो और वो स्पेस में जगह ऑक्यूपाई करे, इट इज कॉल्ड एज मैटर। अब मैटर को अलग अलग किस्मों में हम लोग डिवाइड करते हैं जो आप लोगों ने पढ़ रखी है। क्या क्या? सॉलिड, एक होती है आपके पास क्या? सॉलिड। एक क्या होती है? लिक्विड। एक क्या होती है आपके पास? गैस। इसके अलावा भी आपके पास 3 और स्टेट्स होती है। एक होती है आपके पास प्लाज्मा। क्या होती है आपके पास? प्लाज्मा। एक होती है आपके पास बोस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक होती है आपके पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। एक आपके पास है फर्मियोनिक कंडेंसेट। ये मैटर की 3 स्टेट्स हैं जो हम रेगुलरली पढ़ते हैं। लिक्विड गैस, ये आपके पास 3 और कौन? प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट और फर्मियोनिक कंडेंसेट। मतलब ये उसकी मैटर की 6 होगी। टोटल 6 स्टेट्स हमारे पास मैटर की, जिसमें से 3 हमको ढंग से पढ़नी है। इनके बारे में सिर्फ आपको जानना है। अब सबसे पहले जो आपके पास कौन है? प्लाज्मा। प्लाज्मा बनती है हाई टेम्परेचर पे। इस पे हाई टेम्परेचर पे, टेम्परेचर मोर देन 5000 केल्विन। कितना? 5000 केल्विन से अगर कौन जाएगा? ऊपर जाएगा तो वो क्या होगा? प्लाज्मा। जो हमें मिलता है सन्स और स्टार्स में। इसमें सन्स और स्टार्स में जो इतना ज्यादा ग्लोइंग होता है कि आप उसको ढंग से देख नहीं सकते। अगर आप कई बार आपने खासकर कार्टून्स में देखा होगा तो ना जो शॉप्स के बोर्ड होते हैं वो बने होते हैं ट्यूब से। मतलब शॉप का नाम लिखा हुआ है और वो ट्यूब से लिखा हुआ है। मान लो कि कोई ए लिख रहा है, कुछ ऐसे लिखा होता है वो, और वो ट्यूब ग्लो कर रही होती है। उस ट्यूब के अंदर क्या होता है? उस ट्यूब में ये प्लाज्मा ही होता है। किसी भी गैस को डाल के, जो मैटर है, गैस के पार्टिकल्स को बहुत एक्सट्रीम तक हीट करते हैं, दे स्टार्ट टू ग्लो। और हर एक इसमें तो और चीज है, इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है। और आपके पास इसको बनाया था साइंटिस्ट, मतलब डिस्कवर किया था लैंगमुइर ने। लैंगमुइर वही कोवलेंट बॉन्डिंग वाला। ठीक है, हाँ। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को वो देते हैं BEC करके, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और ये होते हैं एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे, टेम्परेचर लेस देन इक्वल टू 5 केल्विन। कितना? 5 केल्विन से भी कम। मतलब ये बहुत गर्म करने पे, बहुत ज्यादा कूल करने पे। ठीक है। तीसरी हमारे पास है फर्मियोनिक कंडेंसेट। ये हमें मिलते हैं ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस। कब? ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शंस हमें क्या मिलते हैं? ये वाले तीनों ये मिलते हैं फर्मियोनिक कंडेंसेट। और इन तीनों में किसमें? प्लाज्मा, BEC और फर्मियोनिक कंडेंसेट में
आपके पास एटम नहीं होता, इनमें एटम्स नहीं होते। दे आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। किसके बने होते हैं ये? फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। मतलब इन तीनों स्टेट्स में आपके पास जो घूम रहे होती हैं चीजें, वो एटम नहीं होता, वो क्या होते हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या फिर न्यूट्रॉन्स। इन शॉर्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम, एग्जिस्टेंस ऑफ एटम डिसअपियर्स। क्या हो जाती है वो? डिसअपियर्स। किसकी? एटम की एग्जिस्टेंस। अब बोलो। सर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है वो भी तो एटम ही होते हैं। अरे वो एटम में तो होते हैं लेकिन एटम नहीं होता। अब उनमें एटम में भी उनकी फिटनेस वो होती है ना जगह कि यहाँ या यहाँ पे होंगे, आगे नहीं और ब्लड वगैरह, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ये लास्ट वाला रिपीट करो। ये वाला, ये ब्लू वाला। अब इनके अंदर आपके पास एक प्रॉपर एटम नहीं होता, एटम टूट के हो जाता है अलग अलग। इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे आपके पास कौन मौजूद है? सिर्फ न्यूट्रॉन मौजूद है इसमें फर्मियोनिक कंडेंसेट्स में। यहाँ पे आपके पास कौन है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों में। यहाँ भी आपके पास इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ प्रोटॉन आपके पास आता है। ठीक है, मतलब एक एटम का कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है वो पूरा पूरा खत्म हो जाता है। प्लाज्मा में देखो, प्लाज्मा में तरह प्रोटॉन ज्यादा होता है। ठीक है, आपके पास जो एटम है वो टूट जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। उसके बाद एटम की कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती, सिर्फ कौन होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो एटम की एग्जिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाती है? इनमें डिसअपीयर। और तीनों में, और किसमें लिखूंगा मैं? अब मेरे पास इसी में एक टर्म है जिसका नाम होता है पायरोमीट्री। पायरोमीट्री क्या वर्ड है? पायरोमीट्री, PYROMETRY, पायरोमीट्री। पायरोमीट्री होती है द स्टडीज डन एट हाई टेम्परेचर। मतलब अगर मैं किसी चीज को स्टडी करता हूं किसमें? हाई टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड एज पायोमेट्रिक स्टडी। ठीक है, द स्टडी डन एट वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज पायरोमेट्रिक स्टडीज। और एक आपके पास होती है क्रायोजेनिक स्टडीज। क्या होती है? क्रायोजेनिक। ये क्या होती है? द स्टडीज डन एट एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। एक्सट्रीम लो टेम्परेचर। जो स्टडीज को हम किस पे करते हैं? बहुत लो टेम्परेचर पे करते हैं, वो क्या बोलते हैं? कायरोजेनिक स्टडीज। क्या बोलते हैं? कायरोजेनिक स्टडीज। और ये क्या है आपके पास? पायरोमेट्रिक स्टडीज। बात समझ में आई? These are cryogenic, these are pyrometric studies. तो ये पता लग गया, ये it will be due to what? Plasma? Yes. It will be due to BEC, Bose-Einstein condensate. ठीक है, आपको मोस्टली बुक्स में सिर्फ 5 ही मिलेंगी यहां तक, ये नहीं मिलेगी। 9th में इसमें यहां तक पढ़ाते हैं, फर्मियोनिक उसके बाद डिस्कवर हुए थे, उसके बाद से एनसीईआरटी अपडेट ही नहीं हुई। ठीक है, और जो अपडेट करते हैं वो भी आलसी हैं, उन्होंने भी नहीं सोचा कि हम लोग एक और नया डाल दें उसमें। ठीक है, चलिए आगे। अब सॉलिड लिक्विड गैस, अब वो मैं पढ़ाऊंगा नहीं कि ये डक्टाइल वगैरह वगैरह। ठीक है, मुझे सिर्फ 3 चीजों से मतलब है यहाँ पे, और मैं वही कराने वाला हूँ। पहला, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इसी में इंडिपेंडेंट ऑफ container in which
इट इज केप्ट। आपके पास जो सॉलिड है उसके पास शेप और वॉल्यूम क्या है, डेफिनेट है, और उसको किसी भी बर्तन में डाल दो उसकी शेप चेंज होने नहीं वाली। अगर मैं कोई ब्रिक ले लूं, उसकी अगर शेप क्यूबॉइड की है और वो 2 किलो की है, तो उसको कहीं भी डाल दूं उसकी शेप क्यूबॉइड ही रहने वाली है। अगर मैं उसको डाल दूं बड़े, उसमें डाल दूं बाल्टी में, चाहे मैं उसको डाल दूं बड़े सारे क्यूबॉइडल डब्बे में, या उसको मैं डाल दूं गोल कलर के स्फीयर में, उसकी शेप क्या रहने वाली है, टी। ब्रिक की शेप क्यूबॉइड ही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंट है किसके, कंटेनर के, कि आप किस टाइप का बर्तन यूज कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहां पे जाऊं, लिक्विड पे, अब लिक्विड की इनडेफिनेट शेप है। शेप क्या है, इनडेफिनेट बट फिक्स्ड वॉल्यूम, पर वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड। मतलब डिपेंड्स अपॉन कंटेनर, डिपेंड्स ऑन कंटेनर। अगर मैं एक गिलास में भर लूं पानी, ठीक है, आपका गिलास की शेप है सिलेंड्रिकल शेप है, तो आपके पास उसमें 100 ml पानी है, तो पानी 100 ml है, शेप क्या होगी उसकी, सिलेंड्रिकल होगी। अब अगर मैं उसको पोर कर दूं एक बोल में, अब बोल में वॉल्यूम क्या रहेगी, 100 ml रहेगी पानी की, लेकिन शेप क्या हो जाएगी, हेमिस्फीयर की हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास लिक्विड में क्या है, शेप पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और तीसरे में गैस में सब कुछ ही क्या है, इनडेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हाईली डिपेंडेंट अपॉन कंटेनर, ऑन कंटेनर। अब अगर मैं एक एलपीजी सिलेंडर को यहां पे ले आऊं, अब वो सिलेंडर क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है, उसमें कुछ आपके पास वॉल्यूम भर रखी है आपने 14 लीटर्स की, ठीक है, और उसको मैं खोल दूं यहाँ पे। अब अगर इस रूम की अगर आपके पास कैपेसिटी 1000 लीटर की है, तो वो गैस में कितने हो जाएगी, एक्सपेंड, वो गैस भी 1000 वॉल्यूम तक क्या हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी। तो गैस के पास ना कोई वॉल्यूम है फिक्स, ना उसके पास कोई शेप है, उसको जहां डालोगे वो उतना फैल के वॉल्यूम बढ़ा लेगी, उतना कम करके वॉल्यूम घटा लेगी। शेप तो जैसे लिक्विड की है, रूम क्यूबॉइड और क्यूबॉइड की, आपके पास सिलेंडर का सिलेंडर में आपके अंदर गोला तो गोल में, ठीक है, आपका बलून गोला तो उसमें बलून की शेप ले लेगा। आपके पास तीनों क्या आएंगे, आ गए। उसके बाद सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स। इसमें कोई डाउट कैसे, जो आपके कौन है, सॉलिड्स हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपस में बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है, जिस कारण से लीस्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस भी है, जिससे इनमें क्या है, सबसे कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। अब अगर मैं यहां पे बात करूं, इनके अंदर आपके पास है क्या, वीक इंटर पार्टिकल फोर्स और मॉडरेट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं यहां पे बात करूं, यहां पे आपके पास वीकेस्ट और नेग्लिजिबल, कौन, इंटर पार्टिकल फोर्स, और अगर मैं बात करूं किसकी, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, हाई या लार्ज इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर पड़े हैं, किसमें, इन केस ऑफ गैसेस। अच्छा, अगर आपके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड हैं दूसरे से, तो अगर मैं उसको हीट दूंगा तो वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, वाइब्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इनके अंदर नेग्लिजिबल थर्मल मोशन, मतलब हीट देने के ऊपर इसके पार्टिकल्स फटाफट से वाइब्रेशन करके अलग अलग नहीं होंगे। इनमें कंसीडरेबल थर्मल मोशन, मतलब इसमें लिक्विड है तो पार्टिकल्स उबलते हैं, पानी से पानी उबलता है,
हीट करने पे, तो इसके अंदर आपके पास पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी। और यहाँ पे हाई थर्मल मोशन, जितना ज्यादा आप इसको हीट दोगे उतना ज्यादा पार्टिकल आपके क्या होंगे, गर्म होंगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतने ज्यादा क्या होंगे, वो डिफ्यूज होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपके पास अब सॉलिड लिक्विड गैस में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ एक ही पढ़ना है, क्या, गैसियस स्टेट। अभी तो आप लिक्विड कह रहे थे और एंड में वो पढ़ो फिजिक्स में जाके, और लिक्विड हमें बस थोड़ा सा ही पढ़ना है कि कौन किस में कब कैसे खुल रहा है। अब टॉपिक क्या है, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में जानकारी, पहली बात तो डेफिनेट शेप में डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है, दूसरा कितना मर्जी फैलते जाएं, तीसरा डेंसिटी बहुत कम होती है, चौथा इंटरपार्टिकल डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज्यादा है, और फोर्स बहुत ज्यादा कम है, जिस कारण से उसमें क्या आती है प्रॉपर्टी कॉल्ड डिफ्यूजन। क्या आती है प्रॉपर्टी कॉल्ड। अब अगर आप बात करते हो इन कंट्रास्ट टू बायो, उसमें पढ़ते हैं क्या, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, लेकिन हमें पढ़ना है उससे ज्यादा इजी टर्म। हम क्या पढ़ेंगे, द मिक्सिंग एंड द इंटरमिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे परफ्यूम स्प्रे करता हूँ या कोई भी रूम फ्रेशनर स्प्रे करता हूँ, तो वो रूम फ्रेशनर के जो पार्टिकल्स हैं दे विल कम इन कॉन्टेक्ट विद व्हाट, पार्टिकल्स ऑफ द एयर, और उसके साथ मिलके वो क्या करेंगे, ब्राउनियन मोशन करेंगे, जिसके बाद वो क्या होंगे, पूरे के पूरे रूम में फैल जाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जो कैसे हो रही है, जब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं और वो क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, स्प्रेडिंग आउट ऑफ पार्टिकल्स। मतलब जब आपके पास दो तरह के पार्टिकल्स आपस में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए और फैल जाए। इसकी एग्जांपल एक और है कि अगर मैं पानी के पॉट में इंक की ड्रॉप डाल दूं, तो इंक के पार्टिकल्स विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर, आपस में इंटरमिक्स होंगे और क्या होगा, इंक पूरे पानी में फैल जाएगी। तो हुआ क्या, इंटरमिक्सिंग एंड स्प्रेडिंग आउट ऑफ द पार्टिकल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, उड़ता उड़ी है वो। अब मुझे नेक्स्ट टॉपिक मेरा ये आता है कि हाउ विल यू मेजर, मेजरमेंट ऑफ गैस, मेजरमेंट ऑफ गैस, कि हम लोग किसी भी गैस को मेजर किस तरीके से करते हैं। पहला कैसे करते हैं, उसकी अमाउंट के बेस पे, है ना, कितनी है, या फिर उसमें आप क्या बात करोगे, मास की, केजीज में, ग्राम्स में, टन्स में, एक्सेट्रा। हाँ कि नहीं, आगे घर में वो आता है, सिलेंडर आता है, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, 14.25 लिखा होता है, केजीज में लिखा होता है। तो मेजरमेंट किसमें है, केजीज में है। एक और मेजरमेंट किसमें होती है, मोल्स में, इसमें मोल्स में। तो ये क्या है, अमाउंट। दूसरा आपके पास होती है मेजरमेंट किसके बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे। किसके बेस पे, वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की अगर करनी है मेजरमेंट, इट विल बी इन ml और लीटर्स, इट विल बी इन ml और लीटर्स। अब ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर इतना आसान तरीके से हम मेजर करना होता तो हम पढ़ते ही ना। गैस को लीटर में, अरे गैस को वॉल्यूम कैसे नापते हो, वॉल्यूम किसमें होती है, लीटर्स में होती है ना, तो कैसे नापोगे वॉल्यूम को। ठीक है, अब इतना तो हमें समझना नहीं है। अब मुझे पता है कि 1 ml इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये बात मुझे ऑलरेडी पता है। अब इसके बेस पे मैं निकालूंगा कि मेरे पास 1 लीटर में कितने होने वाले हैं। अब आपको ये बात पता है कि 1
लीटर कंटेन्स कितने 1000 ml, करेक्ट। तो इसको उठा के यहां डाल दो। तो या एक काम करते हैं, 1000 equals एक काम करते हैं, यहां करते हैं 1000 ml, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। इसको यूं लिख लूं कि 1 इंटू 1000 ml, तो ये किसके बराबर है, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। हाँ कि नहीं, yes हाँ कि नहीं, yes देखो अब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब कुछ होता है तो ऑब्वियस सी बात है 1 मीटर क्यूब भी कुछ होता होगा, है ना। अब मुझे ये बात पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1100। अगर मुझे क्या कैसे करना है, क्यूब बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब और इसका क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गई टर्म नंबर 1, ठीक है। अब आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, हाँ कि ना। तो इसका क्यूब कर दूं, इसका भी कर दूं, तो मैं बोल दूं कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 डेसीमीटर क्यूब, हाँ कि नहीं। अब ये पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 mm, हाँ कि नहीं। तो इसका क्यूब और इसका भी क्यूब, कितना आ गया, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 9 मिलीमीटर। आई बात समझ में। और वो मुझे पता ही लग गया है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 ml, ठीक है। तो कन्वर्ट हम लोग करते रह सकते हैं, ठीक है। अब ये इतनी टर्म्स आपको याद रखनी ही रखनी है, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको क्वेश्चन में कौन सी टर्म को निकाल के दे देगा। लिखिए, हाँ लिखो। ये इसके वॉल्यूम के नीचे। थर्ड आपके पास क्या है, टेम्परेचर। थर्ड क्या है, टेम्परेचर, मतलब तापमान। अब उसको आप करते हो मैंने किसमें, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। और जो आपके पास है केल्विन, इट इज सेट टू बी द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जो आपको बात ऑलरेडी पता है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब मुझे जानना है कि इनकी कन्वर्जन्स क्या है। तो 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। सर फर्स्ट चैप्टर में नहीं है, यहाँ भी करवाएंगे ना, अगर वहां का टाइम तो यहाँ भी पूरा करवाना ही था हमें। उसके बाद आपके पास है केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। इन एक्चुअल ये पाया जाता है कि डिग्री सेल्सियस है 1 डिग्री, जो 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। कितना है, 273.15 केल्विन। लेकिन फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन क्या करते हैं, 273 मान के चलते हैं, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने हैं जहां पे वैल्यू कट जानी है। और अगर यहाँ पे आप करोगे 0.515 तो वहां आपको बहुत ही काटते हैं, फिर आप कहोगे कि ऊपर दूर भेजनी पड़ेगी मुझे, फिर 5 से काटना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो काम कर दिया हमने 273 कर दिया। और ये भी कारण क्योंकि आपके पास जो रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 लेते हो, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 300 बन जाएगा।
तो सॉल्विंग करते और आसान हो जाएगा सॉल्विंग करते हुए, ये भी कारण है। ठीक है, और अगर मैं आपको दे दूं अभी क्वेश्चन आपका कुछ ऐसे है कि कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर। 95 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। कन्वर्ट 95 डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब 90.5 है। अब आपको पता है कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 9/5 इंटू 19 प्लस 95 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। 19 सा 99 सा 171 प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना आ गया ये? 203 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और एक जो क्वेश्चन हमें आता भी है ऑब्जेक्टिव्स में और हमें पता भी होना चाहिए और बोर्ड में भी बड़े अच्छे से वो आ सकता है, वो ये है कि एट what temperature डिग्री फ़ारेनहाइट will be equal to डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है ये कि डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस के बराबर कौन से टेम्परेचर पे जाके होगा। क्या ले लोगे यहां पे कि लेट डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इक्वल टू x। आपको पता है कि 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। आपको एक चाहिए था रिलेशन किसमें? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। 9/5 है। वो आपके पास यही है और क्या सकते हैं। तो 9/5 इंटू एक्स मान लिख लिया प्लस 32 इक्वल टू x। तो 9/5x इज इक्वल टू x माइनस 32। 9x इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस 32। तो 9x माइनस इक्वल टू 5x माइनस 160। तो इधर आ गया 4x इक्वल टू माइनस 160। x कितना आ गया? माइनस 40। तो मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस एट माइनस 40। कितने बराबर होंगे वो? माइनस 40 पे। मतलब माइनस 40 डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट।